नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है उसमें वर्ण विचार है। जो प्रथम सोपान बाबूराम सक्सेना के अनुसार जो प्रथम सोपान है उसमें पहला क्या है, वर्ण विचार है। उसी का हम लोग आज इस सीरीज का 17वां वीडियो और इस वर्ण विचार का तीसरा वीडियो आपके सामने उपस्थित हो करके यहाँ लाए हैं। आज हम लोग वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो में, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक किसका है, उच्चारण स्थान का। ठीक है, वर्ण विचार में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार का है, उच्चारण स्थान का है। ठीक है, क्योंकि इससे कई प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की परीक्षा हो या एलटी की परीक्षा हो अथवा टेट सुपर टेट की हो, ठीक है, या सी टेट की हो। सब में यह वीडियो जो 17वां वीडियो है और वर्ण विचार का तीसरा वीडियो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए वर्ण विचार का उच्चारण स्थान का बिंदुवार अध्ययन करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। एक वर्ण विचार का उच्चारण स्थान बताते हैं। अष्टौ स्थानानि वर्णानाम् उरः कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। उर, कंठ, मूर्धा, जिह्वा मूल और दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु, यही 8 उच्चारण स्थान आपको बताए गए हैं। संस्कृत में कितने उच्चारण स्थान बताए गए हैं? 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं, जिसका हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं मुख के जिस भाग से जिस वर्ण अर्थात अक्षर का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, तो वर्णों का उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सूत्र दिया गया, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, अकुह विसर्जनीया नाम कंठ, इचूयसा नाम तालो, ऋतुरसाणाम मूर्धा, ऋतुलसा नाम दंता, उपपद्माननीया नाम ओष्ठौ, यमगणनानां नासिका च, एदैतोः कंठतालु, ओदौतोः कंठोष्ठम्, वकारस्य दन्तोष्ठम्, जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम्, नासिकानुस्वारस्य। तो ये रहा मित्रों, कुछ गीत के माध्यम से भी आपको मैंने उच्चारण स्थान के बारे में बताया। ठीक है, तो आइए देखते हैं उच्चारण स्थान। ठीक है, हो सकता है वीडियो 10-12 मिनट की बजाय 15 से 16-18 मिनट हो जाए, तो उसको देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है। ठीक है, अ वर्ण, अ और क वर्ग, अ और क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? क, ख, ग, घ, अंगा। ठीक है, तो अ अक्षर और क वर्ग का जो अक्षर है और विसर्ग का, उसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है, ठीक है, अ और आ यहाँ 18 प्रकार के बताए जाते हैं। ठीक है, तो आपको बता ही दिए। ठीक है, क वर्ग, अ और क वर्ग, क ख ग घ ङ है और विसर्ग, ये इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ उच्चारण स्थान दिया गया है, ठीक है मित्रों। और यहाँ उच्चारित वर्ण दिया गया है, वर्णों के नाम। फिर दिया गया है दूसरा ऋचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, ठीक है, तालु। तो ई चाहे वो बड़ी ई हो चाहे वो छोटी ई हो, ठीक है, इचु यसा नाम तालु, ठीक है। तो ई के कितने प्रकार बताए गए हैं? 18 प्रकार, ठीक है। और है और आ के 18 प्रकार, ठीक है। ई और चय वर्ग में कौन कौन से अक्षर आते हैं? च, छ, ज, झ और इया, य और स, ठीक है। य और स कौन सा सा है? तालव्य सा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? उच्चारण स्थान ताल होगा। क्या होगा मित्रों? ताल होगा, ठीक है। इचु यसा नाम तालु, ठीक है। ई वर्ण और च वर्ग का जो वर्ण है च, छ, ज, झ, इया और य और स, कौन सा स है? तालव्य सा। इन सब का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये याद भी करिएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ इचु यसा नाम तालु, ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु रसाणाम मूर्धा। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। री वर्ण के कितने प्रकार हैं? 18 प्रकार के हैं, ठीक है। री और ट वर्ग टू, यहाँ है टू, ठीक है। टू वर्ग अर्थात ट, ठ, ड, ढ, अड़ा और र और मूर्धन स, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ठीक है। इसका उच्चारण स्थान यहाँ ऐसे पूछ सकता है कि र का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको अगर ये याद रहेगा ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा लगा के आ जाएंगे, ठीक है। या ट वर्ग का उच्चारण स्थान पूछ ले या मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। फिर ऋतु लसानाम दंताः, ठीक है। दंताः बहुवचनांत है, ठीक है, क्योंकि 32 दांत है, इस नाते बहुवचनांत है। तो ऋतु लृ के कितने प्रकार हैं? 12 प्रकार के हैं। लृ कितने प्रकार का होता है? 12 प्रकार का। और तू मतलब तय वर्ग, ठीक है। तो तय वर्ग में कितने अक्षर आएंगे? 5, त, थ, द, ध, न, ल और स। यहाँ ऋतु लसा नाम तय वर्ग में 5 अक्षर। और दंती सा के और ना, ठीक है। इसके उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, ठीक है। क्या है? दंत, ठीक। फिर है 5वां उपपद माननीय नाम ओष्ठौ। उपपद माननीय नाम ओष्ठौ अर्थात ऊ वर्ण, ऊ छोटा ऊ हो चाहे ऊ बड़ा ऊ हो, तो इसके कितने प्रकार हैं? ऊ के कितने प्रकार हैं? 18 प्रकार के हैं, ठीक है। ऊ और पै वर्ग, पै फ ब भ म, ठीक है। इसके कितने और इसके उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ, ठीक है। प फ ब भ म के उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ठीक है मित्रों। और ये आपका उपदमानीय वर्ण है, ठीक है, प और फ, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ 6ठा है यम गणना नाम नासिका च, ठीक है। या म ङ न ये अनुनासिक वर्ण है, ठीक है। ये अनुनासिक वर्ण है और पंचम वर्ण है, ठीक है। ये नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा, ठीक है। ए दैतोह कंठ तालु, ए दैतोह कंठ तालु, ठीक है। तो ये हो गया और आई हो गया, तो इसका कंठ तालु उच्चारण स्थान होगा। क्या उच्चारण स्थान होगा? कंठ तालु। क्यों? क्योंकि ए किससे बनता है? ए और प्लस ई से क्या बनता है? बराबर ए बनता है। ए प्लस ई बराबर ए बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ ऐसे। और इचु यसा नाम तालु, तो इसका ताल हो जाएगा, ठीक है। ई
ए और ई मिल करके ए बना है। यहाँ ए किससे, ये किससे बना है, ए और ई से ए बना है, तो कंठ तालु इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। ठीक है मित्रों। फिर है ओ दौतोह कंठोष्ठम। ठीक है, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट है वकारस दंतोष्ठम। ठीक है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, वकारस दंतोष्ठम। ठीक है। जिह्वा मूलीयस जिह्वा मूलम। कैख है, ये जिह्वा मूली वर्ण है। ठीक है, कैख है क्या है, जिह्वा मूली वर्ण है, तो ये जिह्वा मूलम है। ठीक है। नासिका अनुस्वारस, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, नासिका। क्या हो जाएगा, नासिका। अब आता है प्रयत्न। ठीक है, तो यहाँ वर्णों का आभ्यंतर एवं बाह्य प्रयत्न। ठीक है, यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो प्रयत्न देख लेते हैं। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न दो प्रकार का होता है। प्रयत्न कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन, एक तो होता है आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। ठीक है, तो कहा भी गया यत्नो द्विधा आभ्यंतरो और बाह्यश्च। ठीक है, आभ्यंतर और बाह्य, ये जो प्रयत्न है वो दो हैं। ठीक है, पहला यहां से देखें आभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न में आभ्यंतर का अर्थ भी पूछा, वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। आभ्यंतर का अर्थ है भीतर, आभ्यंतर का अर्थ है भीतर। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न से तात्पर्य उस चेष्टा से है जो वर्णों के अक्षरों, वर्ण या अक्षर एक ही है। ठीक है, जो वर्णों के उच्चारण के पूर्व मुख के अंदर होती है। ठीक है, मुख के अंदर इसका उच्चारण होता है। ठीक है, अब यहाँ बताते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न यह भी कई परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, बार बार ये पूछा जाता है कि आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या है 4, 3, 5, 2। ठीक है, तो आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, कौन कौन, अस्पृष्ट, ईषद अस्पृष्ट, विवृत और ईषद विवृत और संवृत। ठीक है, तो आप जानते हैं अस्पृष्ट में क्या आते हैं, अस्पृष्ट में आते हैं आपके कैसे मै तक के वर्ण, कैसे मै तक के वर्ण किस में आएंगे, अस्पृष्ट में। ठीक है, अस्पृष्ट में कैसे मै तक के वर्ण आएंगे और इसको वर्गीय वर्ण भी कहते हैं। ये 25 अस्पृष्ट वर्णों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, फिर है यहाँ पर एक मिनट, हाँ, यहाँ पर ईषद अस्पृष्ट यह वह रेल है, इसमें 4 वर्ण आएंगे। ईषद अस्पृष्ट में कितने वर्ण आएंगे, 4। ठीक है, कितने आएंगे, ईषद अस्पृष्ट अंतस्था। ठीक है, ये 4 वर्ण आएंगे। और अस्पृष्ट में कितने आएंगे, ये 25 आएंगे। ठीक है, विवृत में कितने आएंगे, विवृत स्वराराम। ठीक है, यहाँ विवृत में कितने आएंगे, विवृत में सभी स्वर आएंगे। ठीक है, स्वराणाम। ठीक है, विवृत मीन्स क्या होता है, खुला हुआ। विवृत मीन्स क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है, विवृत में सभी स्वर आएंगे और स्वरों की संख्या कितनी है, 9। ठीक है, ईषद अस्पृष्ट में क्या आएंगे, सभी अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, अस्पृष्ट में क्या आएंगे, सभी कैसे मै तक के वर्ण और उसकी संख्या कितनी है, 25। ठीक है, फिर आता है चौथा ईषद विवृत। ईषद विवृत में क्या आएंगे, ऊष्म वर्ण
और उष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? स और है। पहले कौन सा स आएगा? तालव्य स। और दूसरे बिंदु पर क्या आएगा? मूर्धन्य स। तीसरे पर दंती सा और उसके बाद हा। इसकी संख्या भी 4 है। ठीक, उष्म वर्णों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद 5वें पर आता है समृद्ध। क्या आता है? समृद्ध। ठीक है, इसमें ह्रस्व आ आता है। क्या आता है? ह्रस्व आ आता है मित्रों। ठीक है, तो ये आपका व्याख्या रहा अभ्यंतर प्रयत्न का। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ डायग्राम दे दिया गया है, अभ्यंतर प्रयत्न की तालिका दे दी गई है। ठीक है, यहाँ अस्पृष्ट वर्ण बता दिए गए हैं जो मैंने वहाँ पीछे बताया है। ईसद अस्पृष्ट, ईसत अस्पृष्ट, ईसद विवृत और विवृत और समृद्ध। ठीक है, वहाँ मैंने बताया अस्पृष्ट के अंतर्गत कैसे मय तक के वर्ण आते हैं और कैसे मय तक के वर्ण कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, कितने हैं? 25 हैं। ठीक है, ये आपके कैसे मय तक के वर्ण हैं। ठीक है, कैसे मय तक के वर्ण 25 हैं। ठीक, फिर आता है ईसद अस्पृष्ट अंतस्था। ठीक है, अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है? 4 है। और किस प्रत्याहार में गिने गए हैं? यण प्रत्याहार में। ठीक है, तीसरा है ईसद विवृत। ईसद विवृत उष्माणाम। ठीक है, उष्म वर्णों में यह ईसद विवृत गिना जाता है। और यह किस प्रत्याहार में गिना जाता है? सल प्रत्याहार में। सल प्रत्याहार में कितने अक्षर आते हैं? 4। कौन कौन? स और है। ठीक है, और विवृत स्वराणाम। ठीक है, विवृत में सभी स्वर आते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, स्वर को और किस नाम से जानते हैं? अच के नाम से जानते हैं। अच क्या है? एक प्रत्याहार है। अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? 9 वर्ण आते हैं। ठीक है, ये आपका व्याख्या है। ठीक है, यही 9 वर्ण हैं। और समृद्ध में क्या आते हैं? समृद्ध में ह्रस्व अ आते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण डायग्राम है, इसको आप लोग देख लीजिए, अच्छी तरह समझ लीजिए। ठीक है, इससे प्रश्न हर परीक्षाओं में बार बार आते हैं, इस नाते मैंने बताया है कि यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। फिर यहाँ बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के बारे में जान लेते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, वर्ण मतलब अक्षर बाहर निकलने लगते हैं, उस समय उच्चारण की जो चेष्टा होती है उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, अब ये पूछता है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11 होती है। बाह्य प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 11। और कौन कौन? यहाँ पहले आप देखेंगे, बाह्य प्रयत्न एकादश धाह मतलब 11। ठीक है, तो इस तरह से भी आप याद कर लेंगे, जो याद रहे आपको। जैसे आपको याद होता है कि अल्प प्राण महाप्राण, ये तो याद ही रहता है। अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण आता है, और महाप्राण में कौन कौन आता है? दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, और उसमें वर्ण आते हैं, और इसमें अंतस्थ आते हैं अल्प प्राण में। ठीक है, उसके बाद घोष अघोष यह भी जानते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित जानते हैं। यही तीनों नहीं जानते, पहला दूसरा तीसरा नहीं जानते हैं। विवाह श्वास और विवाह संवार और श्वास नहीं जानते हैं, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो पहले क्रम में क्या है? विवार है। ठीक है, दूसरे क्रम में संवार। ठीक है, तीसरे में श्वास, चौथे पर नाद, पांचवें पर घोष और छठे पर अघोष। ठीक है, सातवें पर अल्प प्राण और आठवें पर महाप्राण और नौवें पर उदात्त और 10वें पर अनुदात्त और 11वें पर स्वरित। यही बाह्य प्रयत्न है, यही बाह्य प्रयत्नों की संख्या है 11। ठीक है, कहा भी गया है हंसे सवारा नादा होसा। ठीक है, तो हंस प्रत्याहार में संवार नाद घोष आ जाएंगे, और खरे विवारा सांसो श्वासा अघोषा, खर में विवार श्वास और अघोष आ जाएंगे। ठीक है, आगे बताया जाएगा, यहाँ डायग्राम दे दिया गया है इसका। ठीक है, यहाँ बाह्य प्रयत्न का डायग्राम दे दिया गया है। यहाँ
वही बताया गया है विवाद, श्वास और अघोष। विवाद, श्वास और अघोष में क्या क्या आएगा? विवाद, श्वास, अघोष में खर, खर प्रत्याहार में मैंने बताया खरे विवारा श्वासा अघोषा, ठीक है। खर प्रत्याहार, खर क्या है? एक प्रत्याहार है, ठीक है। खर में क्या आ जाएंगे? पहला और दूसरा बाण। खर प्रत्याहार में पहला और दूसरे बाण आ जाएंगे और स आ जाएंगे, तीनों स आ जाएंगे, ठीक है। तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स ये आ जाएंगे, ठीक है। और हस, सवारा, नादा, घोषा। हस प्रत्याहार में कौन कौन सा आएंगे? संवार, नाद और घोष, ठीक है। इसमें तीसरा चौथा, हंस प्रत्याहार में तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण आता है और है, य, व, र आते हैं। है, य, व, र और ल आते हैं, ठीक है। फिर अल्प प्राण में मैंने बताया कि वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आते हैं, ठीक है। तो पंचम वर्ग का अल्प प्राण में क्या क्या आते हैं? अल्प प्राण में वर्ग का प्रथम वर्ण, तृतीय वर्ण और पंचम वर्ण आते हैं। तो क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या है? क है, और तृतीय वर्ण ग और पंचम वर्ण अंगा। तो यही तो दिया है यहाँ, ठीक है। यहाँ यह भी दिया है ऐसे, च वर्ग का च और तीसरा ज और पांचवा इया, ठीक है। इस तरह से क्रम दिया है, ठीक है। फिर महाप्राण में मैंने बताया कि वर्ग का दूसरा और चतुर्थ बाण आते हैं, ठीक है। और सल प्रत्याहार के बाण आते हैं। सल मतलब उष्म बाण आते हैं, ठीक है। स है, ठीक है। और अल्प प्राण में यवरल है, अर्थात अंतस्थ बाण, ठीक है। यह कहा जा सकता है कि अल्प प्राण में सभी प्रथम, तृतीय और पंचम बाण और अंतस्थ बाण आते हैं, और महाप्राण में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण और उष्म वर्ण आते हैं, ठीक है। फिर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित केवल स्वरों का होता है, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित केवल स्वरों का होता है। स्वरों की संख्या 9 मैंने बताया है, ठीक है। तो मित्रों, यह डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट था, यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट था। विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन बच्चों तक भी भेजिएगा जिनको पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं मिल पा रहे हैं। अगली वीडियो तक आप इंतज़ार करिए, अगली वीडियो जल्द ही हमारे द्वारा पढ़ा करके अपलोड की जाएगी। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।